माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के पार्ट 2 न्यूटोनियन मैकेनिक्स को पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, क्या नाम है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इसी के बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को समझते हैं। तो जैसे कि आप टॉपिक को देखेंगे तो इस टॉपिक में क्या है, पहले देखिए ये टॉपिक में दो पार्ट टॉपिक को कर लीजिए। एक कर लीजिए कंजर्वेशन और एक कर लीजिए लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो आप क्या करिए, तोड़ के पहले दोनों का मीनिंग समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे कि लीनियर मोशन क्या होता है और फिर हम समझेंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो चलिए पहले समझते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन क्या होता है, पहले ये मोशन नहीं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर मैं पीछे बार बार अगर मोशन मैंने बोल दिया है तो वो गलत है। मैंने यहाँ पे लिखा लीनियर मोमेंटम। तो यह क्या करेंगे, आप पहले लीनियर मोमेंटम को समझेंगे कि लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, उसके बाद हम कंजर्वेशन समझेंगे कि कंजर्वेशन क्या होता है। उसके बाद आप जब दोनों समझ लेंगे तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है ये तो आपको पता होगा, पर लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, मार्कर कहाँ चला गया, देखिए अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से क्या हो रही है, मूव कर रही है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है mv। यही होता है लीनियर मोमेंटम। तो आप लीनियर मोमेंटम समझ गए। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कोई भी बॉडी एक है जिसका हम कह सकते हैं कि मास m हो और वो v वेलोसिटी से अगर ट्रैवल कर रही है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू एम एन वी होगा। ये होता है लीनियर मोमेंटम। यही जैसे कि आप जानते हैं, हमें पता है कि बहुत बच्चों को लीनियर मोमेंटम तो पता ही होगा क्या होता है, पर मेरा एक समझाना यहाँ पे काम था। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम मैंने आपको समझा दिया। अब समझते हैं कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, इसको मैं क्या करूँगी, आपको फील कराऊंगी। तो कंजर्वेशन मतलब कंजर्व, कोई भी चीज़ का क्या कहते हैं कि हमने कंजर्व कर लिया। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक ऐसी बॉडी है, वो क्या है, कंजर्व है मतलब क्या कि उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है वो समय के साथ कभी चेंज नहीं होंगे। यानी कि उसमें एक ऐसा बॉडी है। कंजर्वेशन मतलब समझिए एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर जितने पार्टिकल है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा रहेंगे, समय के साथ कभी बदलेंगे नहीं। तो आप कहेंगे कि वैसे भी नहीं बदलेंगे, पर बदलेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर हम कोई भी सामान रख देते हैं और उसको आप 4 साल बाद देखेंगे तो वो सामान में डिफरेंट आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि वो जो सामान रहेगा, जो बॉडी रहेगी, वो इन्वायरमेंट से क्या करती है, क्रिया करती है, कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करती है और वो क्या हो जाती है, कुछ उसमें बदलाव आ जाता है, कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं लोहा को बता सकती हूँ आपको कि लोहा क्या होता है, अगर आप उसको खुले में छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट से वो क्रिया करके उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लोहा एक ऐसा बॉडी है जो कि वो कंजर्व वाला बॉडी नहीं है, वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट से क्रिया कर ले रहा है। तो कोई बॉडी कंजर्व मतलब कि वो समय के साथ उसमें कोई भी चेंज ना हो। इसमें अगर इस बॉडी में अगर नंबर ऑफ पार्टिकल n है तो कभी ये n+1 भी नहीं होना चाहिए और n-1 भी नहीं होना चाहिए। एक भी ना इस बॉडी में एक भी नंबर ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है एकदम कंजर्व है, उसमें कोई भी चीज़ बदलाव समय के साथ नहीं होगा। ठीक है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट के साथ क्रिया नहीं करेगी। वो समझे कि सबसे अलग है, वो ऐसी एक बॉडी है जो कि वो इन्वायरमेंट से क्रिया नहीं करेगी। इन्वायरमेंट से क्रिया नहीं करती, उसमें कभी भी कोई चेंज आएगा ही नहीं बॉडी में।
उस बॉडी को हम कहेंगे वो एक क्या है, कंजर्व बॉडी है, ठीक है। यही होता है कंजर्व बॉडी, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो कंजर्वेशन क्या होता है। वही होता है कंजर्वेशन। जैसे कि ये समझ लीजिए कि देखिए, जब कोरोना का टाइम आया था तो उस समय जिसको कोरोना हो जाता था उसको हम क्या करते थे, आइसोलेट करते थे। यानी क्या करते थे, उसको हम एक कह सकते हैं कि उसको मतलब इस जगह से, इन्वायरमेंट से क्या करते, उसको दूर कर देते थे। यानी कि उसको हम बंद कमरे में अलग आइसोलेट इसलिए करते थे कि अगर वो इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसके वजह से दूसरों को भी कोरोना हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या करते थे, आइसोलेट कर लेते थे, अलग कर देते थे वैसे। तो कंजर्व भी ऐसा ही होता है कि एक ऐसा बॉडी जो कि इन्वायरमेंट से क्रिया नहीं करेगा, और इन्वायरमेंट से वो क्रिया करने ही नहीं देंगे हम उसको, क्या हो जाएगा, तो वो उसके अंदर हम कह सकते हैं, उस बॉडी के अंदर क्या है, कंजर्वेशन की क्वालिटी है, ठीक है। यानी कोई भी बॉडी अगर समय के साथ चेंज नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कहें कि वो बॉडी एक कंजर्व है, ठीक है। अब समय के साथ हर चीज़ चेंज होता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं खुले में क्या, अगर बंद में भी आप छोड़ देते हैं और 4-5 साल बाद अगर आप जाकर उस चीज़ को देखेंगे तो उसमें बदलाव आ जाए, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ क्या होती है, कुछ क्रिया, कुछ प्रतिक्रिया होती है। इस वजह से क्या होता है कि उसके आकार में या फिर जंग लग जाना, जैसे लोहा का एग्जाम्पल मैं दूँ तो जंग लग जाना, ये सब क्या होता है कि वो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। तो कह सकते हैं कि उस बॉडी में वो क्वालिटी नहीं है कि वो कंजर्व रह सके। पर एक ऐसा बॉडी हम अगर ऐसा बॉडी मानते हैं जो कि समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, उसमें उसके मतलब कह सकते हैं इसमें जितने पार्टिकल थे, इस बॉडी में जितने भी पार्टिकल थे, मान लीजिए अगर n पार्टिकल थे तो n पार्टिकल ही रहेंगे, तो ये बॉडी कहेंगे एक ये खास टाइप की बॉडी है, क्या है, जो जिसके ये कंजर्व बॉडी है, ठीक है। यानी कि समय के साथ ही चेंज नहीं होगी, ये क्या होगी, अनचेंज। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो सकती है, अनचेंज हो सकती है, ठीक है। तो अब आप लीनियर मोमेंटम, मैंने आपको अभी समझाया कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, और अभी मैंने आपको समझाया कि कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। और कंजर्वेशन मतलब क्या होता है कि बॉडी में, मतलब जो वो बॉडी है वो कंजर्व है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो ये कंजर्व होता है। पर यहाँ पे किस कंजर्व की बात हो रही है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब हम ये कहेंगे कि जो कंजर्वेशन वाली बॉडी है उसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम होगा उसमें समय के साथ चेंज नहीं होगा, उसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। हमने ये बताया आपको कंजर्वेशन का पहले मीनिंग समझाया। ये कंजर्वेशन क्या होता है कि जो चीज़ कंजर्व रहती है, जो समय के साथ उसमें जितने पार्टिकल होंगे उतने ही पार्टिकल होंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसे हम कंजर्व बॉडी कहेंगे। पर यहाँ पे लिखा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उस बॉडी में हम ये देखेंगे कि समय के साथ उस बॉडी में लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है तो इस बॉडी में समय के साथ, यानी 4 साल बाद भी हम जाके देखें तो इसका जो लीनियर मोमेंटम p है वो क्या रहेगा, mv ही रहेगा। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो p रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नहीं, पहले कह सकते हैं कि अनचेंज रहेगा, ठीक है, अनचेंज। यानी कि आप 4 साल बाद भी इस बॉडी को देखेंगे तो कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ, किसके लिए कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन है। यानी इसके अंदर हम 4 साल बाद भी देखेंगे तो कहेंगे कि इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, यानी कि अनचेंज है। यानी जितने उसमें ये लीनियर मोमेंटम थे उतने ही हैं, हम ये कहेंगे, ठीक है। यानी अनचेंज आपको दिखेगा, और अनचेंज को आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी थी, ये बॉडी थी, ठीक है, और हमने क्या किया कि कोई इसको हमने ये जानते हैं हम कि ये बॉडी क्या है, एक प्रकार की कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बॉडी है। यानी कि वो 4 साल बाद या 5 साल बाद या फिर समय के साथ कभी उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, इस टाइप का वो एक बॉडी है, कंजर्व बॉडी है, ठीक है। तो क्या ये ऐसा मान लेते हैं कि हमने इसको 2024 में हमने देखा कि इसका लीनियर मोमेंटम इस बॉडी का क्या है, p बराबर mv है, ठीक है, p बराबर mv है। और ये बॉडी एक खासियत क्या है कि ये क्या करेगा, ये समय के साथ
इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, यानी इसके p में चेंज नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम आ रहे हैं फिर 2050 में अगर हम आ जाते हैं और इस बॉडी को देखते हैं तो फिर से लीनियर मोमेंटम इतना का इतना ही रह जाएगा, क्योंकि इस बॉडी को क्या कहा हमने, क्या कहा कि आइसोलेट किया गया है। इसको ऐसी एक बॉडी है जो कि इन्वायरमेंट से क्रिया नहीं कर रही है, ठीक है, इस टाइप की बॉडी है। तो उस बार जब हम 2050 में भी देखें तो कहें कि इसका तो लीनियर मोमेंटम क्या है, p बराबर अभी भी mv है। पर हर एक चीज़ क्या होती है, चेंज होती है। हर एक चीज़ में इन्वायरमेंट से क्रिया करके क्या होती है, उसमें बदलाव आता है। पर ये एक प्रकार की खास बॉडी है जो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम उस बॉडी का क्या है, हमेशा कंजर्व रह रहा है, यानी कि हमेशा p बराबर mv ही रह रहा है। अगर हम माने कि उसका लीनियर मोमेंटम p बराबर mv है तो p बराबर mv ही रह रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम 2024 में देख रहे थे इस बॉडी का लीनियर कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम तो p बराबर mv था, और 2050 में भी आगे हमने देखा तो उसका लीनियर मोमेंटम p बराबर mv है। तो हम कह देंगे कि वो बॉडी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो कर रही है वो बॉडी, ठीक है, यही होता है, ठीक। तो अगर हम इस तरीके से अगर इसको लिखें, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया, हम इस तरीके से लिखें। देखिए हमारी हैबिट है हाथ से इरेज करना, ठीक है, जबकि हमारे पास क्या है, डस्टर है, फिर भी हमारी आदत है। देखिए अब क्या कर, अब अगर हमने इसको आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए कि मान लीजिए कि एक ये बॉडी है, ठीक है, जिसका लीनियर मोमेंटम हम कहें कि स्टार्टिंग में हमने क्या है, पी इनिशियल हम लिख रहे हैं, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में, जब से आप मान लीजिए 2024 है तब से हम क्या करें, किसी बॉडी को हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। उस समय उसका लीनियर मोमेंटम क्या था, mv था, ठीक है, mv था। और अब फिर क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम देख रहे हैं, ये समझ लीजिए इसको हम देख रहे हैं 2024 में और इसको हम देख रहे हैं 2025 में, ठीक है। ये सिर्फ एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो फिर हम यहाँ पे पी फाइनल आए तो उस टाइम भी क्या हुए, पी बराबर हमें mv ही मिला। तो हम कहेंगे कि जो ये बॉडी हमने लिया है वो क्या है, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही होता है कि उस बॉडी में समय के साथ चेंज नहीं होगा, यानी इन्वायरमेंट का कोई क्रिया नहीं, वो एक खास टाइप की बॉडी होगी और वो आइसोलेट रहेगी, ठीक है, यानी कि वो इन्वायरमेंट के साथ क्रिया नहीं करेगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से एक चीज़ तो लिख सकते हैं ना कि P क्या है, हमारा अनचेंज है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं P क्या है, अनचेंज है, और लिख सकते हैं P क्या है, कांस्टेंट है। और यही हमें समझिए कि इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमें यही चीज़ को क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूफ करना है। अभी सिर्फ हमने आपको एग्जाम्पल दिया, पर इसको मैथमेटिकली हमें प्रूफ करके देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ आ रही है कि नहीं। तो हम न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या है, उसको लेकर ही हम P बराबर कांस्टेंट लाएंगे, ठीक है। और इस बॉडी पे अगर कोई भी मैं कहूँ कि एनवायरनमेंट से क्रिया नहीं हो रहा है, ये मान लीजिए जो बॉडी हमने माना है वो इन्वायरमेंट के साथ अगर क्रिया नहीं करे, यानी समय के साथ अगर वो चेंज नहीं हो रही, अनचेंज है, यानी कि उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स लगता है तो वो चेंज अपनी बॉडी जो है वो चेंज करती, कुछ ना कुछ बदलाव आता है। यानी कि यहाँ पे F बराबर भी 0 है और इन्वायरमेंट के द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है वो बराबर भी 0 है इस बॉडी के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि F बराबर क्या होगा, 0 होगा इस बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई फोर्स लगा देंगे तब तो वो अनचेंज नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस बॉडी पे ये कहेंगे कि ये क्या है, इसमें मैं F बराबर 0 है, ठीक है, ये भी आप करेंगे। तो हमें क्या करना है, यही चीज़ प्रूफ करना है। और आप इन दोनों को देख के ये भी तो कह सकते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। पर ये चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया, पहले मैंने आपको समझा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। अगर मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि कैसा बॉडी है, वो कंजर्व है, वो समय के साथ उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, तो वो चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना भी तो पड़ेगा आपको। सिर्फ मेरे बोलने से तो आप मान नहीं जाएंगे, इसलिए उसको मैथमेटिकली हम लोग न्यूटन लॉ से क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, आप अब ये मत कहिए कि क्या होता है, आप बताइए, क्योंकि इसका भी लेक्चर अपलोड हो चुका है कि न्यूटन के लॉ क्या होते हैं, ठीक है। इसको भी मैंने अच्छे से
समझा दिया है आपको। लेक्चर नंबर शायद 2 या 3 था जिसमें न्यूटन के लॉ को मैंने बताया था, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, बहुत लोग कहते हैं कि F बराबर जो m में होता है वो होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है। वो एक कंडीशन पे होता है, वो ये चीज़ है न्यूटन का लॉ एकदम एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि गलत है। P बराबर ma होता है पर एक कंडीशन पे होता है। रियली जो उन्होंने दिया था सेकेंड लॉ, वो क्या दिया था कि F क्या होता है, वो होता है dp अपान dt, ठीक है। और यहाँ पे P क्या है, ये P क्या है, लीनियर मोमेंटम है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये है न्यूटन लॉ का सेकेंड लॉ, ठीक है। तो इसी को लेके हम लोग प्रूफ करेंगे कि P क्या, अगर किसी भी मतलब बॉडी में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाता है, ठीक है। तो हमें प्रूफ यही करना है कि जो ये P है वो क्या है, कांस्टेंट है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो अनचेंज है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है और यही आपकी बुक में प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा मोटिव मतलब हमारा आगे क्या मिशन है, मिशन समझिए ये है कि हमें P को क्या दिखाना है, कांस्टेंट दिखाना है। तो चलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम एक प्रकार का बॉडी ले रहे हैं, ठीक है। एक बॉडी यानी कोई एक वस्तु ले रहा है, ठीक है। तो वस्तु पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उस पर ना कोई फोर्स लग रहा है, ना कोई इन्वायरमेंट से क्रिया हो रहा है। तो फोर्स नहीं लग रहा, तो हम अगर सेकेंड लॉ से अगर उसको प्रूफ करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि उस बॉडी पे जीरो फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको देख के मैं बोल रही हूँ, इस बॉडी पे क्या हो रहा है, जीरो फोर्स लग रहा है, और ये क्या हो जाएगा, dp अपान dt हमने लिख दिया, ठीक है। पहले ही आप P कांस्टेंट, आपको मैंने बता दिया है कि P कांस्टेंट होगा, पर वो हमें मैथमेटिकली प्रूफ करके यहाँ पे ला के मैं आपको दिखाऊंगी P कांस्टेंट। पहले जैसे मैंने आपको समझा तो दिया है कि P कांस्टेंट होगा, पर वो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ भी हमें करना पड़ेगा। तो P ये देखिए, अब ये बराबर अब जीरो इसलिए लिखेंगे कि उस बॉडी पे हम लोग फोर्स क्या लगा रहे हैं, जीरो लगा रहे हैं। फोर्स लगा देंगे तब तो वो चेंज हो ही जाएगी बॉडी, पर हम लोग फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं, इन्वायरमेंट से क्रिया भी नहीं कर रहे, तो ये चीज़ हमें मिल गई। अब आप बताइए कि किसी भी चीज़ का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन जीरो आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि d5 अपान dt आ गया, ठीक है। d5 अपान dt आ गया, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो आप जीरो आ जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये 5 है वो कांस्टेंट है, तभी ये चीज़ जीरो आई है। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहती तो यहाँ पे वैल्यू कुछ आती, तो यहाँ पे अगर वैल्यू जीरो आ रही तो हम कह दें कि जो ये 5 है वो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी अगर हमने f को जीरो यहाँ लिख दिया है तो इससे ये चीज़ तो प्रूव हो रहा है कि P क्या हो सकता है, P यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तभी आपका जीरो आ रहा है, ठीक है। P इज कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हमें P इज कांस्टेंट, हमें यही प्रूव करना था। तो ये तो हमने एक बॉडी के लिए लेके दिया, पर आपके बुक में ये दिया है कि कई बॉडी भी रहेंगी, तो कई बॉडी के लिए P1 P2 P3 लिख के करेंगे हम लोग, ठीक है। और देख लीजिए एक चीज़ और भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में उसको आपको बता दिया, पर हमें यहाँ पे उसको बताते तो आपको ज़्यादा बेटर होता, पर समझ चुके होंगे आप कि P कांस्टेंट है, मतलब 2024 में अगर हमने उसका लीनियर मोमेंटम देखा तो P फाइनल इसको मानते हैं, तो P फाइनल क्या था, हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कुछ था उसका, और फिर हम 2050 में आके देखें तो हम उसका लीनियर मोमेंटम फिर वही था, यानी कि P फाइनल, ठीक है। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि लीनियर मोमेंटम अगर किसी बॉडी का कभी भी चेंज नहीं हो रहा तो उसे हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसलिए हमें यही मेन ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। पर आपके बुक में क्या दिया हुआ, आपके कृष्णा वाली बुक अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ तो दिया ही हुआ है, ये चीज़ तो प्रूफ किया ही हुआ। तो यहाँ पे जैसे P मैंने एक बॉडी के लिया, वो n नंबर ऑफ बॉडी के लिए लिया गया है, तो उसको भी चलिए जब दिया ही है तो उसको भी लिख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए जैसे मैं बुक में भी आपको दिखा रही हूँ कैसे दिया हुआ है, मैं सिर्फ एक बॉडी लेके आपको बता रही थी कि एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम 2024 में देखिए, 2050 में देखिए, जिसमें मन हो उसमें देखिए, ठीक है। एक बार मैं ये भी देख लूँ कि दिख रहा है कि नहीं,
बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने देखिए हमको क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि P इज कांस्टेंट। होप आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाऊं, रुकिए मैं दिखाऊं आपको। P इज कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, दिख नहीं रहा, देखिए थोड़ा सा ब्लर है, अभी साफ हो जाएगा, देखिए P इज कांस्टेंट, आपको दिख रहा होगा P इज कांस्टेंट। यहाँ तक हमने प्रूफ कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि इफ ए बॉडी हैज n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो अब n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हम लोग को निकालना है और उसको भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको प्रूव हम लोग करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आपके बुक में n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो उसका भी मैं करवा दूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इफ, लिख लेते हैं जैसे जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं। इफ ए बॉडी हैज n नंबर समझिए, ठीक है, ये नंबर है, n नंबर ऑफ पार्टिकल विथ, उसका मास भी तो कुछ होगा, विथ मास क्या हो जाएगा, हर एक पार्टिकल के लिए मास हम मान लीजिए, जैसे मैंने वहाँ मास m माना था, तो इसको मानेंगे m1 m2 m3 डॉट 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 mn, ठीक है, mn। तो फिर क्या लिखा हुआ, लिखा है कि और देयर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन सब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी r हो जाएगी v1 v2 v3 डॉट 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 vn। तो इस तरीके के लिए हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो p निकालेंगे वो वही चीज़ है जो मैं सिर्फ एक बॉडी के लिए आपको समझाई हूँ, और बुक में एक बॉडी के लिए भी दिया हुआ और फिर क्या दिया हुआ है, n नंबर ऑफ बॉडी है उसके लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कई बॉडी ऐसे हैं जिनका लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, p को पहले लिख लेते हैं कि p बड़ा लिख लेते हैं, ये p फाइनल है, समझिए इसमें सारे p को जुड़ेंगे अब, ठीक है। हमें भी यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। p1 p2 p3 प्लस p4 लिख लेते हैं और डॉट 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 pn लिख लेते हैं। तो हमें यही प्रूफ, जैसे मैंने पिछले आपको जस्ट अभी जो एक बॉडी के लिए लिया उसमें हमें क्या प्रूफ करना था, उसमें हमें प्रूफ करना था कि p इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा, इसी को हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है अगर हम n नंबर ऑफ बॉडी के लिए ले रहे हैं तो, ठीक है। तो इसे ही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग। तो जैसे P अब ज़्यादा है तो अब इस सब के लिए अलग अलग फोर्स भी तो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं कि F बड़ा लिख लेते हैं और फिर इसको, अब देखिए इसमें कुछ अंतर होना चाहिए, दोनों एक हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं छोटा P है, ठीक है। छोटा P को ऐसे बनाते हैं ना, तो राइटिंग मेरी ख़राब है बट आप होप समझ में लेंगे, ठीक है। और इसमें इसको हम क्या लिखते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कि F1 है और इसके लिए मान लेते हैं कि F2 है, प्लस इसके लिए मान लेते हैं कि F3 है डॉट 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 Fn है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है कि ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट हैं, अनचेंज हैं, कांस्टेंट है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही चीज़ करेंगे, न्यूटन का लॉ लगाएंगे। तो डायरेक्ट आप जानते ही हैं कि न्यूटन का लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपान dt, ठीक है। तो हम f की जगह क्या लिख लेते हैं, जो ये f बड़ा है वो f ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, f, ठीक है। तो या फिर क्या करते हैं कि f की जगह जो ये चीज़ वैल्यू है ये लिख लेते हैं और p की जगह ये लिख लेते हैं, ठीक है। और p फिर कांस्टेंट आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, पर नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, मैं ये चीज़ चेक कर लूँ, हाँ नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। तो f की जगह हम लिखते हैं f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn, मैं इसमें लिख रही हूँ, ठीक है, बराबर P, और ये बड़ा P है, देखिए मैं ऐसा लिख रही हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। P बड़ा है तो अब लिख देंगे यहाँ पे d अपान dt और ब्रैकेट में लिख देंगे कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 Pn, ठीक है। इसको ही हमें कांस्टेंट दिखाना है। तो एक चीज़ आप जान जाइए कि उसमें जब हमने एक बॉडी के लिया था तो कहा था कि वो बॉडी
उस बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज नहीं होना चाहिए तो उस पर बल नहीं लगना चाहिए, तो बल नहीं लगना चाहिए तो हमने क्या किया था, फोर्स को ज़ीरो कर दिया था। तो उसी तरह हम कहेंगे कि P1 P2 P3 P4 ये जिस बॉडी के लिए P1 है, जिस बॉडी के लिए P2 है, जिस बॉडी के लिए P3 है, वहाँ पे उन पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, P1 पे जो फोर्स F1 लग रहा है, F1 लग रहा है, और P2 पे फोर्स जो F2 लग रहा है, और P3 पे फोर्स जो F3 लग रहा है, वो सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, सब के सब ज़ीरो हो जाएंगे। इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो 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 कर देंगे। तो ज़ीरो बराबर हम क्या लिख देंगे, d/dt। होप आपको दिख रहा होगा। और लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 और डॉट 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 Pn। और फिर आप समझ जाइए कि ये क्या है, एक डिफ्रेंशिएशन है, और किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन जब ज़ीरो आ जाता है तो वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तभी ज़ीरो आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि d5/dt है, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो आएगा, इतना तो आपको पता ही होगा, क्योंकि क्या है, 5 इज़ ए कांस्टेंट, दैट्स वाई इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ज़ीरो आ रहा है। तो उसी प्रकार इसको देख सकते हैं कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब दैट्स वाई ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज़ कांस्टेंट है तभी क्या है, इसका जो डेरिवेशन या डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि P1 P2 यानी कि हम लोग n नंबर ऑफ बॉडी के लिए ले, तो उस बार भी और उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो क्या आ जाएगा, P1 P2 P3 क्या हो जाएगा, Pn तक क्या हो जाएगा, वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यही आपका। और जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपका चल रहा है, होप आपको दिख रहा होगा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो चल रहा है उसी का उसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी यूनिट 5 का ये 3rd लेक्चर है। ठीक है, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना आपको, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, ये 3 है, और 3 क्या है, चैप्टर है, और चैप्टर के में मैंने पहले आपको पढ़ाया है, क्या थोड़ा दूर करें। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और देखिए पहले वो एक के लिए प्रूफ किया है और P इज कॉन्स्टेंट लेकर आया है, जो मैंने अभी किया, और फिर वो क्या लाया है, इफ फिर ब्लर हो गया। देखिए फिर है कि अगर n बॉडी होगा तो उसके जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया, ऐसे करके वो जीरो यहाँ पे ला दिया है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये बराबर ज़ीरो हो जाएगा तो ये P1 P2 P3 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप ये मत देखिए, बहुत लोग पूछते हैं कि मैम किस यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किस बुक से आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बुक में और मैं ये भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सिलेबस एक जैसा ही होता है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुछ चैप्टर डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, पर बुक में आप कोई भी बुक अगर आप चाहते हैं कि पहले सजेशन की बुक कौन सा खरीदें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको जो अच्छा लगे वो बुक खरीद लीजिए। ठीक है, जो आपको समझ में ज़्यादा बुक आ रही है वो बुक आप खरीद लीजिए। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में सिलेबस सेम ही रहता है, बहुत हो सकता है कि एक दो जो चैप्टर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप उस तरीके से आप मिला के खुद को देख लीजिए कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपका उसी तरीके से सिलेबस है या उससे डिफरेंट है। तो जो सिलेबस मिल जा रहा है उसको आप पढ़ लीजिए, और जो आपका नहीं मिल रहा है उसको मैं कोशिश करूँगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि ये वाला चैप्टर मेरे सिलेबस में दिया हुआ, तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पर अगर आप ये पूछे कि मैं किस बुक से पढ़ा रही हूँ, तो मैं फ़िलहाल मैं इस बुक का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पर मैं पढ़ाती 2-3 बुक से हूँ। ठीक है, पर ज़्यादातर मैं इस बुक को क्या करती हूँ, यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इस बुक से ही हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। तो अगर आप मेरे लेक्चर वाइज वीडियो देखेंगे और इस बुक को और मैथमेटिकल फिज़िक्स वाली जो बुक है उसको मैं कभी दिखा दूँगी, उसको और इसको आप देखेंगे तो लाइन बाय लाइन टॉपिक सारे मिलेंगे। यानी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, इस बुक का यूज़ करते हैं, पर कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि एक वो ऐसे उसमें बुक में ऐसा दिया है तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं दूसरा बुक भी यूज़ करती हूँ जिससे कि कुछ मैं और उससे ले सकूँ, जिससे आपको समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सजेस्ट करूँगी बुक अपने मन पसंद कर लीजिए कि जो आपको समझ में आए। और अगर आप हमसे सजेशन लेना चाहते हैं कि नहीं मैम आप बताइए कौन सा बुक ले, तो आप
ये कृष्णा वाली ले लीजिए, क्योंकि मैं इससे पढ़ाती हूँ ज़्यादातर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप कृष्णा वाली बुक ले लीजिए। पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरी बात मानिए, आपको जो अच्छी लगी बुक वो आप बुक ले लीजिए, ठीक है। बहुत बच और सिलेबस जो मैंने यूनिवर्सिटी वाली आपको बात बताई कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो यूनिवर्सिटी में सिलेबस एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आप मिला लीजिए चैप्टर वाइज जिसमें पढ़ा रही हूँ, और आपका चैप्टर में कोई चैप्टर अगर ऐसा लगता है कि नहीं मतलब मेरे यूनिवर्सिटी में अलग है, तो वो चैप्टर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ट्राई करूँगी उसको भी मैं कवर कर लूँ, ठीक। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और हम और आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ चुके हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और टेंशन मत लीजिए कि एग्ज़ाम है कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मैं लेक्चर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ। अब वो मैं कहाँ करवाती हूँ, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर वाइज नोट्स, जैसे कि अगर ये लेक्चर कौन सा लेक्चर है, आई होप ये लेक्चर नंबर ये 12 है, ठीक है। तो ऐसे में लेक्चर वाइज लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर्स वाइज टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करती हूँ नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो आप जाके क्या कर सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा, आपको लेक्चर वाइज नोट्स भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया, ये बताना था ना, तो और मुझे कुछ और ही बताना था, ठीक है, इतना बताना था और कुछ बताना था। चलिए मैं नेक्स्ट सोचूं, मैं भूल गई, मैं कुछ बताना था आपको और एक चीज़, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं तो ठीक है, आप क्या कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए कि आप सारे नोट्स भी देख सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाला है, तो नोट्स भी आपका रेडी हो जाएगा। और नोट्स में जहाँ भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगा वो लेक्चर